हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 160 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज ए रेटिनोपैथी, बी हाइपोग्लाइसीमिया, सी नेफ्रोपैथी, डी हाइपरटेंशन। डायबिटीज मेलाइटस की जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है, अचानक होने वाली जटिलता होती है, ये होती है ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड शुगर लेवल अचानक से डाउन हो जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म यूजुअली ए बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग, बी ओवर फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, सी ओवर थर्ड ट्रैकियल रिंग, डी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रैकियल रिंग। ट्रैकियोस्टोमी सामान्य तौर पर जो परफॉर्म की जाती है वो की जाती है थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, positive Kernick sign is seen in A. encephalitis, B. meningitis, C. pharyngitis, D. myelitis। पॉजिटिव कर्निक साइन किसमें देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस में पॉजिटिव कर्निक साइन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि यदि किसी पेशेंट को जिसको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके पैर को यदि 135 डिग्री तक लेने की कोशिश करें, ले जाते हैं, तो उसमें पेन होता है। इसको पॉजिटिव कर्निक साइन बोला जाता है। यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। टू एलिसिट दी कर्निक साइन द पेशेंट इज कैप्ड इन सुपाइन पोजिशन हिप एंड नी। यदि कर्निक साइन का जब भी पता चलाना हो तो पेशेंट को क्या है, एक सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं और उसका जो नी है वो स्लोली एक्सटेंडेड करते जाते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रेजिस्टेंस और पेन ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ द पेशेंट नी बियॉन्ड 135 डिग्री। तो इसमें यदि पेन हो, रेजिस्टेंस हो, तो 135 से आगे जाने पर, तो इस प्रकार से ये कर्निक साइन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, commonest cause of stomach ulcer is A. Helicobacter pylori infection, B. starvation, C. intake of junk food, D. insomnia। commonest cause stomach ulcer का इनमें से क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। ये कॉमन काज होता है स्टोमक अल्सर का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा इज वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम। आशा किस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती है? ए NRHM, बी RCH, सी IMNCI, डी ICDS। आशा ये काम करती है NRHM के अंतर्गत। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसका हिंदी में कहते हैं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैप स्मीयर इज अ कॉमन डायग्नोस्टिक अप्रोच इन A. cancer of ovary, B. cancer of cervix, C. cancer of fallopian tube, D. cancer of breast। पैप स्मीयर कॉमन डायग्नोस्टिक अप्रोच होती है किस बीमारी में? ये होती है सर्विक्स की कैंसर में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर, ए ऑप्शन है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ एंड सीरम बिलीरुबिन इज लेस देन और ग्रेटर देन 15 mg per dl। बी ऑप्शन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ एंड सीरम बिलीरुबिन इज ग्रेटर देन 15 mg per dl। सी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ एंड सीरम बिलीरुबिन ग्रेटर देन 25 mg per dl। डी बोथ ए एंड सी। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अक्सर ही बच्चों में जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, और ये उस समय की स्थिति में होगा जब 24 घंटे के जन्म के 24 घंटे बाद सीरम बिलीरुबिन की मात्रा
15 mg/dl से अधिक हो, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसेट आइज इज ए हॉलमार्क ऑफ। सनसेट आंखें किस रोग की चिन्हित गुण होती हैं? ए मेनिंजाइटिस, बी स्पाइन बिफिडा, सी हाइड्रोसेफेलिस, डी माइलाइटिस। सनसेट आइज ये किसकी विशेषता होती है? तो ये होती हैं ऑप्शन सी हाइड्रोसेफेलिस की, सीधा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ मिल्क। ऐसा कौन सा हार्मोन यहाँ पर होता है जो कि मिल्क के सीक्रेशन के लिए आवश्यक है या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एक बात होती है मिल्क इजेक्शन और मिल्क सीक्रेशन। तो यहाँ पर जो सीक्रेशन के लिए आवश्यक है, ऑप्शन 1 ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्टेरॉन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। ये मिल्क सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और यदि बात जब मिल्क इजेक्शन की होती तो आंसर होता है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसमें क्या है, सीक्रेशन ऑफ मिल्क है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन चेस्ट कंप्रेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ड्यूरिंग न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन 1:3, 3:1, 1:1, 3:3। रेशियो चेस्ट कंप्रेशन का और प्रेशर वेंटिलेशन का कितना होता है? ये होता है न्यूबॉर्न में 3:1। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। ए हिस्ट्री टेकिंग, बी डायरेक्ट बिलीरुबिन एस्टिमेशन ऑफ ब्लड, सी ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमेट्री, डी ऑल ऑफ एबव। नॉन इन्वेसिव मेथड की यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि न्यूनेटल जॉन्डिस में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमेट्री। त्वचा के नीचे जो बिलीरुबिन की मात्रा है उसका पता लगाया जाता है, इसलिए नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। इनमें से कौन सी वैक्सीन हीट के प्रति सबसे अधिक सेंसिटिव होती है? ए पोलियो, बी डीपीटी, सी डीटी, डी बीसीजी। मोस्ट सेंसिटिव टू हीट इज पोलियो और ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन मोस्ट सेंसिटिव होती है गर्मी के प्रति, इसलिए इसको हमेशा गर्मी से बचाव के लिए कोल्ड स्टोर में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल टिनी रेस्ड white spots on nose and cheeks are called as. Option A smaller patches, option B Epstein pearls, option C milia, option D फंगल इन्फेक्शन। मल्टीपल टेनी रेस्ड व्हाइट एलोइस स्पॉट्स होते हैं नोज पर और चीक्स पर, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर आर। ए ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, डी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये कंगारू मदर केयर का मुख्य एलिमेंट है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से बच्चे का टेम्परेचर कम नहीं हो पाता और बच्चे का टेम्परेचर एक निश्चित बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहाँ पर अपगार स्कोर से संबंधित है। एलिमेंट्स ऑफ अपगार स्कोर आर। तो अपगार स्कोर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ए हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स, क्राइंग एंड टेम्परेचर, बी ऑप्शन पल्स, रेस्पिरेशन, क्राइंग एंड स्किन कलर, सी स्किन कलर, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस, मसल टोन एंड रेस्पिरेशन,
डी हार्ट रेट, स्किन कलर, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। अपकार स्कोर डॉक्टर वर्जीनी अपकार द्वारा दिया गया एक स्कोर था जिसमें नवजात बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उसको मार्क्स देते थे। यदि 10 नंबर सबसे स्वस्थ बालक माना जाता है और जो इसमें 0 से 10 नंबर तक मार्क्स होते थे, तो इसमें होता क्या था कि 5 पैरामीटर सम्मिलित किए गए। इन 5 पैरामीटर्स में जो शामिल है वो आपको बताना था। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं टेम्परेचर इसमें शामिल नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर कट हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे बी और सी ऑप्शन। तो पल्स है, रेस्पिरेशन है, क्राइंग है और स्किन कलर है। तो इसमें चूंकि 4 ही पैरामीटर यहाँ पर हो रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो जाता है। तो इस प्रकार से अब हम लोगों के सामने एक ही ऑप्शन बचा है जो कि सही है। स्किन कलर है, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस, मसल टोन एंड रेस्पिरेशन, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर अपकार स्कोर में शामिल था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज कॉमनेस्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ ए लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बी हर्सप्रंग डिजीज, सी हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, डी जॉन्डिस। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की बात हो रही है, ये किसका एक कॉमन साइन एंड सिम्टम है? करेक्ट आंसर होगा इसका लोअर इंटेस्टाइन, सॉरी सी ऑप्शन है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये ईसोफेगस, स्टमक और ये डियोडनम है जहाँ पर छोटी आंत शुरू होती है। तो यहाँ पर एक पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। जब उसमें सूजन आने के कारण, इन्फेक्शन आने के कारण जो यहाँ का खाना है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो खाना बाहर निकल जाता है, जिसको कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। और यह देखने को मिलती है हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस में, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कान गला चिकित्सक जिसको कि ईएनटी डॉक्टर कहते हैं प्रयोग में लेते हैं सामान्य दर्पण, बी गोली दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अवतल दर्पण होता है जिसको कि कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसको ईएनटी डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं क्योंकि ये कॉनकेव जो दर्पण होता है या मिरर होता है, किरणों को क्या करता है, फैला देता है, डाइवर्ज करता है, जिससे बाहर जो भी व्यक्ति देख रहा है उसको आसानी से अंदर की प्रॉब्लम पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गर्भकाल की दूसरी तिमाही में होने वाले गर्भपात का कारण है ए एंडोक्राइन घटक, बी सर्वाइको यूट्राइन घटक, सी मेटाबॉलिक घटक, डी जेनेटिक घटक। करेक्ट आंसर होगा प्रेगनेंसी की जो दूसरी तिमाही है, मीन्स सेकंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। तो इसमें यदि मिसकैरेज होता है तो इसका जो कारण होता है ये होता है सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस मे अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायमीन। इनमें से कौन सी बीमारी होती है जो कि थायमीन की कमी से होती है? ऑप्शन ए बेरीबेरी, ऑप्शन बी डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी पेलेग्रा, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर होगा थायमीन, जिसको कि विटामिन B1 कहते हैं। इसका केमिकल नेम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी डिजीज होती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि थायमीन या B1 की कमी से एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी भी होती है जिसको एमनेसिया की भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको कहा जाता है भूलने की बीमारी। तो इस प्रकार से थायमीन बेरी से संबंधित बीमारी, सॉरी बेरी थायमीन से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज एडिपस कन्फ्लिक्ट अकर्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो एडिपस कन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी कि एक थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रायड द्वारा, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें एक एडिपस कन्फ्लिक्ट होता है
फ्राइड ने बताया था। तो ये किस स्टेज में होता है? ए ओरल स्टेज, बी जेनाइटल स्टेज, सी फैलिक स्टेज, डी एनल स्टेज। तो इडीपस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है कि इसमें कोई भी जो चाइल्ड है ये बच्चों में, या जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें विपरीत सेक्स के प्रति एक आकर्षण होता है। इसको इडीपस कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है और ये होता है फैलिक स्टेज में, और फैलिक स्टेज चलती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों में। सी ऑप्शन इस प्रकार से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज a adherence to applicable standard laid down under MDDS and her with its security and data privacy. B option है configurability and high level of interoperability to integrate with state and national level portals. C option managing large data volumes online and offline. D all of above. तो बात हो रही है एक की रिक्वायरमेंट्स, आवश्यक जो रिक्वायरमेंट होती है आईसीटी के लिए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पर क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। ऑल ऑफ एबव इसके सभी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक होंगे। एडहेरेंस टू एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लेड डाउन अंडर एमडीडीएस एंड हर विद सिक्योरिटी, मीन्स डेटा प्राइवेसी भी होनी चाहिए, और स्टेट नेशनल लेवल पोर्टल में इंटरपरेबिलिटी भी होनी चाहिए, वो भी हाई लेवल की, ठीक है। और जो भी लार्ज डेटा वॉल्यूम है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन उनको मैनेज करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ये की रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, आग से गंभीर रूप से जले एक मरीज को प्रथम 24 घंटे में कितना द्रव देना है? इसके लिए सही पार्कलैंड सूत्र क्या है? ए 4 ml इंटू जला हुआ क्षेत्र प्रतिशत में गुणित मरीज का वजन किलोग्राम में। बी ऑप्शन है 3 ml इंटू जला हुआ क्षेत्र प्रतिशत में इंटू मरीज का वजन किलोग्राम में। सी ऑप्शन है 2 ml इंटू कुल जला हुआ क्षेत्र प्रतिशत में इंटू मरीज का वजन किलोग्राम में। डी ऑप्शन है 1 ml इंटू कुल जला हुआ क्षेत्र प्रतिशत में इंटू मरीज का वजन किलोग्राम में। तो आग से जब भी कोई व्यक्ति या कोई महिला जल जाती है तो उसको जो फ्लूइड रीटेक के लिए, इनटेक के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है इसको पार्कलैंड फार्मूला कहते हैं। और पार्कलैंड फार्मूला के अनुसार द्रव कितना देना है 24 घंटे में, प्रथम 24 घंटे क्रूशियल होते हैं बर्न पेशेंट के लिए। तो इसका सही सूत्र होता है, पहले तो 4 ml लिखेंगे, उसके बाद टोटल परसेंटेज लिखनी है हमको, TBSA बर्न सरफेस एरिया ये लिखना है, और जो वजन है, वेट है व्यक्ति का किलोग्राम में, वो नोट करेंगे। और इनका आपस में यदि गुणा करने पर जो भी डेटा निकल के आएगा, जो भी आंसर निकल के आएगा, वही आपको प्रथम 24 घंटे में उतना जले हुए रोगी को द्रव चढ़ाया जाता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो प्रथम 24 घंटे में जले हुए रोगी को देना है, इसमें 2 भागों में इसको दिया जाता है कि पहले जो आधा द्रव देना होता है ये 8 घंटे में देना होता है, और दूसरा जो आधा द्रव देना होता है वो 16 घंटे में देना होता है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जब आधा कोई द्रव देना है 8 घंटे में, आधी मात्रा चूंकि देनी है, तो उसको जो पहले 8 घंटे होंगे उसमें क्या करेंगे, फ्लूइड को थोड़ा फास्टली चढ़ाएंगे। कोई भी जैसे D5 या DNS जो भी RL वगैरह है, चूंकि सबसे पहले RL दिया जाता है, इसमें दिया जा रहा है, तो उसको फास्ट देंगे और सेकंड में थोड़ा सा उसको 16 घंटे में मतलब उससे आधा कर देंगे उसका फ्लो रेट। तो इस प्रकार से जो फ्लूइड का बंटवारा होता है कि आधा आपको 8 घंटे में देना है और आधा आपको 16 घंटे में देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वी शुड नॉट यूज? इलेक्ट्रिक फायर
मीन्स होती है आग से जलने की, या आग से जब बिजली से कोई आग लग जाए तो उस स्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ए, पुट वाटर ऑन इट। बी, यूज सैंड और क्ले। सी, यूज CTC एक्सटिंग्विशर। डी, यूज ड्राई केमिकल पाउडर। तो जब भी इलेक्ट्रिक फायर हो, कोई भी बिजली की वजह से कहीं पर आग लग गई हो शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो क्या नहीं करना है, पानी का यूज नहीं करना है, क्योंकि पानी आपको करंट्स की वजह से आपको भी उससे बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पानी का या वाटर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेसिक ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड्स A, awareness, early detection and referral about common oral problems. Option B, mobilization for screening of oral cancer. Option C, creating awareness about ill effects of substance abuse. D, all of above. ओरल हेल्थ केयर इंक्लूड्स में ये सभी बातें इंक्लूड्स होती हैं। अवेयरनेस होती है, अर्ली डिटेक्शन होता है, और रिफरल अबाउट कॉमन ओरल प्रॉब्लम्स, मोबिलाइजेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ओरल कैंसर भी होता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट option A, administration of tetanus vaccine and early wound cleaning. B, prophylactic antibiotics. C, rabies post exposure treatment. D, stitching of the wound. फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट के बारे में बात हो रही है। यदि कोई जानवर किसी को काट लेता है तो जो फर्स्ट एड होता है वो क्या होना चाहिए। पहला यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस वैक्सीन, कि टेटनस वैक्सीन लगवाना है, और वुंड को, जो भी घाव हुआ है उसको जल्दी से जल्दी साफ करना है। दूसरा बात यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देना है। और तीसरा रेबीज पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट करना है, और स्टिचिंग ऑफ दी वुंड करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी किसी भी जानवर कोई काट लेता है, जैसे कुत्ता वगैरह या डॉग बाइट हो गया है, तो क्या करना है, रेबीज का हम लोगों को वैक्सीनेशन अवश्य करवा लेना चाहिए। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाई। डॉपलर टेक्निक के द्वारा फीटल हार्ट साउंड कब सुनी जा सकती है। ऑप्शन ए, 5 to 7 वीक्स ऑफ gestation. ऑप्शन बी, 10 to 12 वीक्स ऑफ gestation. ऑप्शन सी, 18 to 20 वीक्स ऑफ gestation. ऑप्शन डी, 22 to 24 वीक्स ऑफ gestation. डॉपलर टेक्निक के द्वारा जब बात होती है फीटल हार्ट साउंड सुनने की, तो ये सुनी जा सकती है 10 से 12 सप्ताह के गेस्टेशन पीरियड में। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 10 to 12 वीक्स ऑफ gestation. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, sonographic showing of snowstorm appearance is a characteristic feature of A, abruptio placenta, B, placenta previa, C, ectopic pregnancy, D, molar pregnancy. सोनोग्राफिक जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी प्रेग्नेंट वुमेन का, तो उसमें स्नो स्टॉर्म एपियरेंस देखने को मिलता है। तो ये किसका लक्षण है या किसका करेक्टर है, इनमें से आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन ए, एब्रप्ट प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा एब्रप्ट है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी है। तो जब भी इस प्रकार से स्नो स्टॉर्म देखने को मिले तो ये मोलर प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए शिशु की सबसे अच्छी पोजीशन है। ए, ऑब्लिक, बी, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सी, ब्रिज प्रेजेंटेशन, डी, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो शिशु की सबसे अच्छी पोजीशन होती है
ये होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगरी बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन? नेगरी बॉडीज किन स्थिति में देखने को मिलती है? ए टीबी, बी एचआईवी एन्सेफेलाइटिस, सी रेबीज, डी हर्पीस। तो नेगरी बॉडीज जो देखने को मिलती है ये मिलती है रेबीज में, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जब भी कोई डॉग बाइट का केस होता है तो रेबीज की यदि किसी व्यक्ति में प्रॉब्लम हो गई, हाइड्रोफोबिया हो गया, तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर क्या है, ये वायरस एंटर कर जाता है और निगरी बॉडीज बना लेता है। तो इस प्रकार से ये रेबीज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a baby born with birth weight 2.9 kg, then it means baby is option A low baby weight, option B very low baby weight, option C small for date, D normal birth weight. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल बेबी वेट होता है 2.5 केजी के लगभग बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ये वजन भी नॉर्मल माना जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल MUAC मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस इन ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी? एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में जो नॉर्मल MUAC होती है मींस मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, ये कितनी होती है? ऑप्शन ए 12 to 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9 to 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 16 to 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 to 21 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये होती है 9 से 11 सेंटीमीटर, जिसको की कहते हैं MUAC मींस मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। इससे ये पता चलता है कि बच्चे का जो पोषण लेवल है, न्यूट्रिशन लेवल है, कितना है, बच्चा पोषक कुपोषण का शिकार तो नहीं है या बच्चा कमजोर तो नहीं है। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको MUAC टेप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्राइमरी फीचर ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड्स ऑप्शन ए हेडेक्स, ऑप्शन बी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन सी पॉलीयूरिया, ऑप्शन डी एनोरेक्सिया। सर्वाइकल कैंसर का जो प्राइमरी फीचर होता है ये होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्लेम्सिया फ्रॉम प्रीक्लेम्सिया? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी एडिमा, ऑप्शन डी प्रोटीन्यूरिया, ऑप्शन डी सीजर। एक्लेम्सिया का जो प्रीक्लेम्सिया से डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पहले जब किसी महिला में प्रीक्लेम्सिया को ठीक ना हो पाए तो यह किस में बदल जाता है, एक्लेम्सिया में बदल जाता है। और एक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया में जो बेसिक अंतर है वो होता है सीजर का। एक्लेम्सिया में दौरे आने लगते हैं और ये गंभीर स्थिति होती है प्रीक्लेम्सिया के बाद की, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, bleeding after 24 hours of delivery is considered as postpartum hemorrhage when? इट्स ओके, 24 घंटे बाद ब्लीडिंग को पोस्टपार्टम हेमरेज माना जाता है जब ऑप्शन ए ब्लड लॉस इज मोर देन 400 ml, ऑप्शन बी ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, ऑप्शन सी ब्लड लॉस इज मोर देन 700 ml, ऑप्शन डी ब्लड लॉस इज मोर देन 1000 ml। तो प्रसव के बाद 24 घंटे बाद ब्लीडिंग को पोस्टपार्टम हेमरेज तब माना जाएगा जब ब्लड लॉस किससे ज्यादा हो जाए, 500 ml से अधिक हो, तो इसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग द मैटरनिटी साइकिल इज? मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए सबसे कठिन समय है ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी लास्ट ट्राइमेस्टर, सी लेबर एंड डिलीवरी,
डी प्यूपेरियम। करेक्ट आंसर होगा इसका क्या होगा, लेबर एंड डिलीवरी। बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेबर और डिलीवरी मीन्स डिलीवरी के समय जब यदि ज़्यादा डायबिटीज बढ़ जाए उस समय इसको कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which test is contraindicated in women with antepartum hemorrhage? महिलाओं में प्रसव पूर्व रक्तस्राव का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए यूएसजी एब्डोमेन, ऑप्शन बी पर वैजाइनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन डी कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग। तो जो प्रसव पूर्व रक्तस्राव का कारण हो सकता है ये हो सकता है पर वैजाइनल एग्जामिनेशन, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हाथ से एग्जामिनेशन करने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर इज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग। ऑप्शन ए पब्लिक हेल्थ फंक्शंस, ऑप्शन बी लीडरशिप एट हेल्थ वेलनेस सेंटर, ऑप्शन सी एम्बुलेटरी केयर एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर का जो काम होता है ये सभी होते हैं, पब्लिक हेल्थ फंक्शन भी होता है, लीडरशिप भी होती है हेल्थ वेलनेस सेंटर पर, और एम्बुलेटरी केयर एंड मैनेजमेंट भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन ये सभी सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। रामसे स्केल का प्रयोग किसके असेसमेंट के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिडेशन, ऑप्शन बी एंजियस पेशेंट, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी एरोजल। रामसर स्केल का प्रयोग किया जाता है सिडेशन या अवसाद के असेसमेंट के लिए, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो किशोर है कितने ज्यादा गहरे अवसाद में है, सिडेशन में है, इसलिए इसका प्रयोग रामसे स्केल का इसमें करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? ऑप्शन ए सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन बी बाय इनहेलेशन, ऑप्शन सी बाय पेरेंट्रल रूट, ऑप्शन डी इंसर्शन। नाइट्रोग्लिसरीन उस कंडीशन में दी जाती है जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है, तो इसको देते हैं सबलिंगुअली, जीभ के नीचे इसको रखा जाता है, जिससे कि ये तुरंत घुल करके ब्लड में पहुंच जाती है और अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो जब भी नाइट्रोग्लिसरीन रखना हो तो इसको कैसे देते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली देते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कोवालेमिन, ऑप्शन बी पायरिडॉक्साइन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ये होता है फॉलिक एसिड की कमी से, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में नॉर्मल एक ब्लड स्मीयर है, और इसमें जो ब्लड स्मीयर है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी जो आरबीसी की साइज है अनियमित हो चुकी है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन इसमें रह नहीं पाता और ये सब डिजनरेट हो जाती हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज ओवल आरबीसी हो गई हैं और ये नॉर्मल आरबीसी हैं, तो इसमें मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी की साइज होती है वो नॉर्मल साइज से कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है किसकी कमी से? फॉलिक एसिड की कमी से होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग और मैथमेटिकल संबंधित पोर्शन यहाँ पर दिया गया है, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। एक आपको ये सीरीज दी गई है जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा, 48, 56, 54 या 50। तो देखते हैं पहले सीरीज।
6, 10, 14, 22, 30, 42। तो इसमें पहले देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखेंगे कि 6 से 10 ये +4 करने पर आया, 10 से 14 ये +4 करने पर आया, 14 से 22 ये +8 करने पर आया, और 22 से 30 ये +8 करने पर आया, और 30 से 42 ये +12 करने पर आया। तो निश्चित बात है ये एक सीरीज ऐसी है कि 2 बार +4 हो रहा है, 2 बार +8 हो रहा है, 2 बार +12 भी होगा। तो इस प्रकार से जब 42 + 12 करेंगे तो आंसर आएगा 54। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 20 green and 15 red balls kept in a vessel. What would be the probability to choose a green ball? Option A 1 by 20, 1 by 35, 4 by 7, 3 by 4। इसमें एक बर्तन है, तो बर्तन में क्या है कि दो प्रकार की गेंदें रखी हैं, हरी और 20 गेंदें हरी हैं और 15 रेड बॉल्स हैं। तो ग्रीन बॉल है 15 और 20 है ग्रीन्स और 15 है रेड बॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे ये कितनी संभावना होगी हरी गेंद निकलने की। तो हरी गेंद निकलने की संभावना जब भी पता करना हो तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वहां पर कितनी हो रही हैं, 35 हो रही हैं। अब हरी बॉल्स कितनी दी गई हैं, ग्रीन बॉल्स दी गई हैं 20। तो ग्रीन बॉल्स निकलने की संभावना इस सूत्र से लगाएंगे कि जो ग्रीन बॉल्स हैं वो 20 हैं और टोटल 35 हैं। सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। इस प्रकार से जो ग्रीन बॉल्स निकलने की संभावना होगी वो 7 में से 4 होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।